साल 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में कुछ अंग्रेज व्यापारी एक सपना लेकर इकट्ठा हुए। सपना पूर्व देशों से मसाले, रेशम और कपास का व्यापार करने का। उन्हें मिला एक रॉयल चार्टर जिसने उन्हें पूर्व के देशों में व्यापार का एकाधिकार दिया, और इसी से जन्मी ईस्ट इंडिया कंपनी। किसे पता था कि ये छोटी सी व्यापारिक कंपनी एक दिन दुनिया की 5वीं जनसंख्या पर शासन करेगी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज भारत के तट पर पहुंचे, तब भारत एक राष्ट्र नहीं था। ये अनेक राजवंशों और रियासतों का मिश्रण था। उत्तर में मुगल, दक्षिण में दक्कन सल्तनतें, पश्चिम में मराठे और सैकड़ों छोटे राज्य। ब्रिटिश व्यापारी आए विजेता बनकर नहीं, बल्कि व्यापारी बनकर। 1608 में कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर से मिले। 1613 तक अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली। धीरे धीरे उन्होंने मद्रास, बंबई और कलकत्ता में व्यापारिक ठिकाने बना लिए। पर इन शांत व्यापारिक समझौतों के पीछे राजनीति का खेल चल रहा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। सूबेदार खुद को राजा घोषित करने लगे। बंगाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम, मराठे और सिख सब सत्ता के लिए लड़ने लगे। इस अराजकता में कंपनी ने अवसर देखा। उनके पास था पैसा, कूटनीति और तोपें। वे भारतीय शासकों को कर्ज और सुरक्षा का लालच देते और फिर उनके शासन में हस्तक्षेप करने लगे। साल 1757, इतिहास का निर्णायक मोड़, प्लासी का युद्ध। बंगाल के नवाब सिराज उद दौला ने अंग्रेजों के दखल का विरोध किया, लेकिन कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने उसके ही सेनापतियों को रिश्वत देकर धोखा दिलवाया, और सिर्फ एक दिन में बंगाल हार गया। अब व्यापारी बने शासक। प्लासी के बाद कंपनी को बंगाल, धन, व्यापार और कर वसूलने का अधिकार मिल गया। 3 साल बाद मीर कासिम के साथ फिर विश्वासघात हुआ। 1764 में बक्सर को युद्ध लड़ा गया, जिसने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का मालिक बना दिया। यहीं से शुरू हुआ कंपनी राज। 1765 से 1772 तक बंगाल में चला एक अजीब शासन, द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट। कंपनी जनता से राजस्व वसूलती थी, लेकिन प्रशासन नवाब के हाथों में था। पर यह व्यवस्था पूरी तरह असफल रही। कंपनी ने केवल धन निकाला, जनता की जिम्मेदारी नहीं ली। इस शोषण ने जन्म दिया 1770 के बंगाल अकाल को, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। अब ब्रिटिश संसद को एहसास हुआ कि कंपनी बेकाबू हो गई है। इसलिए उन्होंने कंपनी पर नियंत्रण के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये पहला कानून था जिसने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार दिया। बंगाल के गवर्नर को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसे मद्रास व बंबई पर भी अधिकार मिला। पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। यहीं से भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण की शुरुआत हुई, जहां एक निजी कंपनी अब एक राजनीतिक संस्था बन गई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनाई सब्सिडरी अलायंस नीति। इस नीति के तहत भारतीय राजाओं को ब्रिटिश सेना को अपनी भूमि में रखने और उसका खर्च उठाने को मजबूर किया गया। बदले में उन्हें सुरक्षा दी गई, पर वास्तव में उनकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। हैदराबाद का निजाम, अवध का नवाब, मैसूर का शासक सब इस जाल में फंस गए। जो विरोधी रहे, जैसे टीपू सुल्तान, वे युद्ध में हार गए। 1800 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग पूरे भारत पर शासन स्थापित कर लिया था, लेकिन ये राष्ट्र नहीं बल्कि एक कॉरपोरेट साम्राज्य था। लंदन में बैठे निदेशक भारत के गवर्नर नियुक्त करते, कर तय करते और सेनाएं संचालित करते। कंपनी बहादुर सिक्के चलाती थी, कानून बनाती थी और नौसेना भी रखती थी। ये इतिहास की सबसे अद्भुत घटना थी, जहां एक निजी कंपनी एक संपूर्ण देश की शासक बन गई। पर लालच और भ्रष्टाचार बढ़ा, भारत का धन ब्रिटेन पहुंचा और यही कहलाया ड्रेन ऑफ वेल्थ। 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में असंतोष फैलने लगा। कंपनी की नीतियां, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, राजा की मृत्यु पर राज्य अधिग्रहण, कठोर कर प्रणालियां और धार्मिक हस्तक्षेप, इन सब ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया। ये सैनिक विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ और पूरे उत्तर भारत में फैल गया। हालांकि इसे दबा दिया गया, लेकिन इसने कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। 1858 में ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया।
अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नियुक्त किया गया और भारत में गवर्नर जनरल की जगह वाइसरॉय बना दिया गया। यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश राज, भारत के औपनिवेशिक शासन का नया अध्याय। एक छोटी व्यापारिक कंपनी से लेकर साम्राज्य की शासक बनने तक ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी केवल युद्धों की नहीं, बल्कि कूटनीति, धोखे और कानून की कहानी है। इसने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, कर प्रणाली और आधुनिक शासन की नींव रखी। आज जब हम भारतीय राज व्यवस्था पढ़ते हैं तो याद रखें, इसकी शुरुआत हुई थी एक कंपनी से, एक ऐसी कंपनी से जिसने गुप्त रूप से एक साम्राज्य खड़ा किया।